ऐसा कहा जाता है कि जितना दिखता है उससे कई ज्यादा होता है, और मैं इस कहावत का सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। मेरा नाम डेक्स्टर है और हालांकि मैं अभी एक काफी बड़ा वैज्ञानिक बन चुका हूँ, लेकिन मेरा बचपन बहुत ही अकेला और दर्दनाक रह चुका है। ऐसा हमेशा से नहीं था। मेरे 2 पेरेंट्स थे और एक परेशान कर देने वाली बहन, जब तक उसने मेरा सब कुछ नहीं ले लिया। मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में आपको समझाने के लिए मैं शुरू से बताना चाहूंगा। ये सब उस दिन की शुरुआत में हुआ जब एक अनजान लड़की ने मेरा पीछा करना शुरू किया। पहले मैं सिर्फ एक होशियार बच्चा था जिसकी अपनी एक लैब थी। मैं तब भी बहुत ही मासूम था और मुझे लग रहा था कि मुझ पर आकर्षित होने से ज्यादा इस बात का कोई और मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने पहले भी कहा था, जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। अपनी बहन के साथ मिलकर हमने उस लड़की को एक लड़के से मिलवाया जो उसी की तरह अजीब था। मुझे लगा कि यह आखिरी बार होगा जब मुझे इस लड़की को देखना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि किस्मत में हम दोनों के लिए कुछ और ही लिखा है। अगले दिन मैं एक अच्छे मूड के साथ उठा, जैसे कि मैं हमेशा उठता था। मैंने अपने दांत ब्रश करके नाश्ता किया। जैसे ही मैं स्कूल बस पकड़ने के लिए घर से बाहर निकला तो उसके रास्ते में 2 घर की दूरी पर मैंने एक जानी पहचानी शख्सियत को अपनी ओर देखते हुए देखा। ये वही लड़की थी। उसकी निगाह बदली नहीं थी, वो अभी भी पहले की तरह भयानक और जुनूनी थी। उसकी आंखें मेरी ओर गड़ी हुई थी, मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। मैं कह सकता हूँ कि मुझे लोगों के इस तरह देखने की आदत थी, लेकिन उसके देखने का तरीके में कुछ अलग ही बात थी। वो लड़की खून से लथपथ थी। उसके हाथ में लिए खरगोश पर, उसकी बाजू पर, कपड़ों पर और यहाँ तक कि चेहरे पर भी हर जगह खून था। मैं चलने लगा। मैं फौरन बस में चढ़ गया और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। वो दिन स्कूल में काफी जल्दी बीत गया। उस लड़की का सामना करने के बाद मैं बहुत डर गया था। उससे भी बड़ी बात तो यह थी कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। जब मैं क्लासरूम में था तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं नहीं जानता कि कैसे या कहां से, लेकिन मुझे इतना पता था कि वो लड़की आसपास है। कम ऑन डेक्स्टर, तुम एक जीनियस हो, तुम डर नहीं सकते। वो बस एक लड़की है। मैंने अपने विचारों को बीच में ही रोक दिया, क्योंकि जिसका डर था वही हुआ। वो अनजान लड़की स्कूल के मैदान में खड़ी होकर मुझे देख रही थी। मैं उसे क्लास की खिड़की से देख पा रहा था। वो लड़की 1 घंटे तक वहीं खड़ी रही, उसी तरह, और मुझे घूरती रही। जब रिसेस का टाइम हुआ तो मैंने उसे आमने सामने बात करने का फैसला किया और सीधा मैदान में भागा। लेकिन एक बार फिर वो वहां नहीं थी। बचे हुए पूरे दिन मैं बहुत परेशान रहा। वह लड़की ऐसा ही करती है। मैं बस इतना जानता था कि मुझे घर वापस जाना था और खुद को अपनी लैब में बंद करना था, जहाँ मैं जानता था कि मैं सुरक्षित रहूंगा। जब स्कूल की बस हमें वापस लेकर आई तो मैंने सोचा कि मैं डाइनिंग रूम में रुकूंगा और अपने डैड से बात करूंगा। डीडी सीधे बस से उतरकर पड़ोसियों के घर खेलने चली गई, इसलिए मैं जानता था कि वो भी मुझे बीच में परेशान करने नहीं आएगी। हाय डैड, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। एक लड़की है जो मेरा पीछा कर रही है। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि ये काम बात है, लेकिन डैड, मॉम, 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 आप कहाँ हैं? डैड के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा मैं समझ गया कि वहाँ कुछ भी अजीब चल रहा है। सभी कपड़े जमीन पर पड़े थे। मेरी मॉम कभी उन्हें ऐसे नहीं छोड़ती। मैं इस चीज की छानबीन करने लगा, लेकिन फिर बदकिस्मती से मुझे मेरी मॉम उस हाल में दिखी। उनका शरीर वॉशिंग मशीन के अंदर था। वो मशीन बहुत ही मुश्किल से चल रही थी, जैसे वो उसमें फिट ना हुई हो, जैसे जानबूझकर मेरी मॉम के चेहरे को मेरी तरफ मोड़ कर रखा गया। हो सकता है कि मैं एक बहुत ही होशियार बच्चा हूँ, लेकिन कोई भी हालात मुझे इस चीज के लिए तैयार नहीं कर सकते थे। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बहने लगे और मैं रोते रोते अपने लैब में चला गया। जब मैंने खुद को लैब के अंदर बंद किया तो मुझे सुरक्षित होने का एहसास हुआ। क्या चल रहा था? आखिर मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा कौन कर सकता था? क्या उस लड़की का इस चीज में कोई लेना देना है? मेरे विचारों में तब बाधा पड़ी जब मेरी लैब को छुपाने वाली किताबों की अलमारी के पीछे से मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। डेक्स्टर, प्लीज मेरी मदद करो, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये डीडी की आवाज थी। मैंने अपने हाथ में लेजर गन ली और उसे बचाने चला गया। तैयार होकर मैं लैब से बाहर निकला और जैसे ही उस कमरे में वापस गया तो मैंने देखा कि मेरी बहन जमीन पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मैं समझ गया कि यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है, और जैसे ही मुझे पता चला कि वो क्या था तो मैं रोने लगा। उसके चेहरे कमरे की छत की तरफ देख रहा था और उसका शरीर जान छोड़ चुका था। डीडी मर चुकी थी। किसी ने उसकी गर्दन मोड़ दी थी। उन आंसुओं के बीच मेरे दिमाग में ख्याल आया और तब जाकर एक होशियार लड़के का दिमाग चला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक मिनट रुको, आखिर डीडी ने मदद के लिए मुझे क्यों बुलाया? वो तो खुद लैब में आना जानती है। उन्हें उसके लिए मेरी मदद की जरूरत नहीं थी। शायद ये कोई चाल हो। डेक्स्टर, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं।
डीडी का शरीर जरूर मेरे सामने था, लेकिन वो आवाज कहीं और से ही आ रही थी। मैं पीछे मुड़ा और मेरे पीछे किताबों की अलमारी के पास वही लड़की खड़ी थी। तुमने किया है ये सब क्यों? डेक्स्टर प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम? अचानक वो लड़की मेरी तरफ भागने लगी। मैंने अपनी बंदूक निकाली और उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा क्या होगा। इसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। पूरी तेजी के साथ वो कमरे में मेरे पीछे भागने लगी। वो मेरी हर गोली को चकमा दे रही थी, लेकिन एक गोली ठीक उसके सर पर जाने लगी और उसके पीछे मुझे लोहे का सर दिखा। ये नहीं हो सकता, तुम तो एक रोबोट हो। पूरे जोश के साथ एक बार फिर वो लड़की मेरे ऊपर कूदी और उस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने उस पर एक बार और निशाना लगाया। हर एक बार उसे हैरान कर देने वाला था। उसका शरीर पीछे ढकेल रहा था। मैं उस पर हावी हो रहा था, जिसका परिणाम स्वरूप मैं उसके करीब जाने लगा और लगातार उस पर गोलियां बरसाने लगा। मैं दुखी नहीं बल्कि गुस्से में था। मेरे आखिरी वार ने उसे दीवार पर जा फेंका और इससे पहले कि मैं एक बार फिर गोली चलाता उसका सर फट गया। जैसे ही खतरा टला, मैं अपने घुटनों पर बैठा और जोर जोर से रोने लगा। अब मैं इस दुनिया में अकेला रह गया था और उस समय मैं टूट चुका था। लेकिन मैं जानता था कि ये किसका काम था। मैं जानता था कि कौन मुझसे इतनी नफरत करता है जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने वैज्ञानिक दुश्मन मैंडार्क को इससे बचकर नहीं भागने दूंगा। ओ डीडी, माय लव, तुम जिंदा। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज होगी, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। मैं जानता हूँ कि उस दिन तुम अपनी दोस्त के घर जा रही थी और मैं जानता था कि तुम खुद को बचाने में सफल हो जाओगी। डीडी, तुम्हारा इस तरह हिलना, तुम डीडी नहीं हो, तुम एक रोबोट हो। डीडी अब हमारे साथ नहीं रही। तुम्हारे नन्हे साथ ने इस बात का अच्छे से ख्याल रखा और अब मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम किसी को नुकसान ना पहुंचा सको। नहीं, हो सकता है कि मैं अब भी एक छोटे बच्चे के शरीर में जिंदा हूँ, लेकिन मेरे अंदर का बच्चा उस दिन मर गया। मैं आज के बाद कभी भी किसी को भी, मुझे या मेरे किसी करीबी को परेशान करने नहीं दूंगा।